सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ द अनदर क्राइम स्टोरी। जैसे कि तुम सभी को पता है, मैंने पिछले 2 वीडियो में यही बोला था कि मैं अगली बार शबनम मिस्ट्री को जरूर कवर करूंगा एंड दिस इज़ द टाइम फॉर शबनम केस। वैसे इस केस को शबनम केस के नाम से नहीं बल्कि ये अमरोहा मर्डर मिस्ट्री के नाम से जाना गया, क्योंकि जो शबनम थी वही कातिल थी। तो इस कहानी के कुछ रेफरेंस दूँ ना तो ऐसा था कि इस कहानी में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ तुम्हें पूर्णिया केस वाले मिल जाएंगे, क्योंकि उस केस में जो हुआ था वही चीज़ें सेम हो रही थी, बस थोड़ा सा अलग चीज़ें हो रही थी, थोड़ी सी मतलब मैच कर रही थी। और इस केस के बाद से किसी ने भी अपनी बेटी का नाम शबनम रखना छोड़ दिया अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में। सोचो कितनी बड़ी घटना रही होगी। सो आते हैं अपना स्टोरी पे। ये कहानी अमरोहा जिले के पवनखेड़ी गांव की, जहाँ पे एक मुस्लिम परिवार रहता था जो कि अच्छा खासा खुशहाल समृद्ध परिवार था और काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा था। जो उनके परिवार में करीब 8 लोग रहते थे। पिता शौकत जो कि एक लेक्चरर थे, बड़ा बेटा एमबीए और छोटा बेटा इंजीनियर था। घर की बड़ी बेटी शबनम जो कि इंग्लिश और जियोग्राफी में डबल एमए करी हुई थी। सोचो कितना पढ़ा लिखा परिवार है, और साथ में वो टीचर भी थी, तो यानी कि अच्छा खासा पैसा आ रहा था, सभी की जॉब थी, सभी सेटल थे अच्छे खासे से। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिससे कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है एक ही रात में। 14 अप्रैल 2008 की रात को पुलिस स्टेशन में कॉल आती है, और कॉल में एक बंदा बोलता है कि शौकत के घर में कोई हादसा हो गया है, और इतने में फ़ोन कट जाता है। लेकिन पुलिस जब मौके पहुंचती है तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और वो मंजर देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। शौकत के घर में 4 कमरों में अलग अलग लाशें पड़ी हुई थी। शौकत की लाश प्लस उनकी बीवी की लाश, फिर उनकी दोनों बेटों और बहू की लाश, और एक 11 महीने के बच्चे की अलग लाश। करीब इस घर में 7 लोग मार दिए गए थे, और 11 महीने के बच्चे को छोड़कर सभी के गले कटे हुए थे। यानी कि तुम सोचो, सभी के गले काटे हुए गए थे, कितनी बुरी तरह से मारा गया था। सभी लाशें खून से सनी हुई थी। शौकत का पूरा परिवार खत्म हो चुका था। उनकी सिर्फ एक बड़ी बेटी जो कि शबनम घर के कोने में बैठ के चीख चीख कर रो रही होती है। सुबह होते होते ये केस पूरे देश भर में फैल गया कि आखिर इतनी बड़ी चीज़ हो गई, देश भर में आखिरकार फैलना ही था, क्योंकि सभी को एक तरफ ये लग रहा था किसी चोर या डकैत ने आकर मार दिया है, और इस वजह से पुलिस पे बहुत ज़्यादा फोर्स था, बहुत ज़्यादा दबाव हो रहा था इस केस को सॉल्व करने के लिए। इस वारदात की सबसे पहली गाज उत्तर प्रदेश पुलिस के उस थाने के इंचार्ज पर गिरी। तत्काल निलंबित किया गया। वहाँ पे एक नया इंचार्ज जो कि आरपी गुप्ता लाए गए। लोगों का बवाल इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से उस वक्त की सीएम मायावती को शौकत के घर आना पड़ा और शबनम को सहारा देना पड़ा। मायावती ने उस वक्त कहा कि 5 लाख रुपए एज अ मुआवजे के तौर पे शबनम को देने की घोषणा करी। सारी लाशें जा चुकी थी, और यहाँ पे रिपोर्ट आनी थी पोस्टमार्टम की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो सारे के सारे पुलिस वाले शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मौत की वजह जहर होती है, ना कि एक धारदार हथियार। जबकि सभी को दिख रहा होता है ये एक मौत धारदार हथियार से हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब जहर की आती है तो लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ देर बाद ये पता चलता है कि जब इन लोगों पर धारदार हथियार से वार किया गया, ये लोग ऑलरेडी मर चुके थे। इधर मुआवजे की बात जब आरपी गुप्ता को पता चलती है, वो तत्काल मायावती से बात करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी मुआवजा ना दिया जाए। वो 48 घंटे का टाइम मांगते हैं मायावती से, और कहते हैं कि हमें 48 घंटे दीजिए और मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ हद तक ये लगता है कि शायद ये गलत चल रहा है कि सभी, क्योंकि किसी को भी नहीं पता ये आखिरकार मामला क्या है। पहली बार शबनम से पूछताछ के लिए बुलाती है, मतलब एक ऐसा पूछताछ कि आखिर उस रात क्या हुआ था, तुम कैसी बच गई, ऐसे पूछताछ होती है। तो जब पूछताछ होती है तो शबनम से पहली बार पूछा जाता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। शबनम बताती कि उस रात वो छत पे सो रही थी, और छत के रास्ते से कुछ चोर घर में एंटर करते हैं, जीने के रास्ते से नीचे जाते हैं और मेन गेट से बाहर निकल जाते हैं। जब वो नीचे पहुंचती है तो देखती सभी की सभी लाशें एकदम खून से लथपथ और सारी कटी हुई थी। तो वो एकदम उसकी चीख निकल जाती है। चीख निकलने से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। चिल्लाने की वजह से पड़ोसी आकर देख लेते हैं, पड़ोसी पुलिस को कॉल करते हैं, एंड देन सभी को ये बात पता चलती है। लेकिन पुलिस को कुछ झूठ समझ आते हैं। पहला झूठ ये कि मेन गेट से अगर चोर निकल के बाहर गए तो बाहर से कुंडी बंद होनी चाहिए, ना कि अंदर से, लेकिन यहाँ पे कुंडी अंदर से बंद थी। एंड सेकंड वॉज, उस घर की छत की ऊंचाई करीब 15 फीट थी, और 15 फीट चढ़ने के लिए करीब करीब सीढ़ी चाहिए होगी, या कोई ऐसी रस्सी या कोई ऐसा सहारा लेना पड़ेगा जिससे कि आदमी 15 फीट आराम से चढ़ जाए। कोई हाथ बढ़ाकर तो नहीं चढ़ सकता। तो पुलिस को दूसरा झूठ ये लगता है, लेकिन पुलिस कहती है ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा सपोर्ट था शबनम का कि पुलिस ज़्यादा सख्ती से पेश नहीं आ सकती थी। शबनम का फ़ोन मांगा जाता है कि आखिरकार फ़ोन तो दिखा सकती हो।
तो शबनम फ़ोन दे देती है, क्योंकि शबनम को ये नहीं पता होता आखिर किस तरह पता चल जाएगा पुलिस वालों को कि क्या क्या हुआ था उस रात। जब पुलिस वाले कॉल डिटेल छानते हैं तो उस रात उन्हें करीब 2 कॉलें मिलती हैं, यानी कि एक उस वारदात के 10 मिनट पहले और एक कॉल उसी नंबर पे 20 मिनट बाद। कॉन्टेक्ट का नाम था सलीम। उस दिन उस नंबर पे करीब 45 कॉल की गई थी और उस महीने उस नंबर पे करीब 900 कॉल की गई थी। तो पुलिस तुरंत समझ जाती कि कुछ दाल में काला है। वो सलीम को उठाती सबसे पहले, क्योंकि वारदात से पहले वो सो रही थी और वारदात के बाद भी कॉल उसी बंदे को करती है। एंड वो सलीम को जब उठाते हैं, सलीम स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब थोड़ी सख्ती से पेश आए जाते हैं तो सलीम अपनी बात को बता देता है कि आखिर उस रात क्या हुआ था। जब पुलिस पूछती है आखिर उस रात क्या हुआ था, तो सलीम उस रात की कहानी बताता है और कहता रात को 8 बजे उसके भाई वापस काम के लिए अपने शहर वापस लौट रहे होते हैं। वो स्टेशन में खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी शबनम का फ़ोन पहुंचता है और वो वापस बुला लेती है कि भाई आज मत जाओ, मेरा मन नहीं अच्छा और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए बहनों की मोहब्बत में दोनों भाई वापस आ जाते हैं अपने घर। रात को सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद शबनम सभी से पूछती है चाय के लिए, जिसमें कि सभी हाँ बोल देते हैं और 11 महीने के बच्चे को छोड़कर शबनम सभी को चाय पिलाती है और सभी सोने चले जाते हैं। सोने के बाद कुछ देर बाद सलीम को कॉल की जाती है। सलीम मेन गेट से एंटर करता है, जो कि एक कुल्हाड़ी लेके आया होता है और कुल्हाड़ी से सभी का गला काट देता है। उसमें से 11 महीने के बच्चे को छोड़कर चला जाता है। और जो सेकंड कॉल थी वो इसीलिए थी कि 11 महीने के बच्चे को जब छोड़ के चला गया था तो वो रो रहा था। रात में रोने पे इस वजह से सलीम को दोबारा उस बच्चे को मारने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन सलीम मुकर जाता है। कहता है कि तुम ही अपना समझो, जो भी कांड तुमने किया है अब तुम समझो, उस बच्चे को तुम निपटाओ। लेकिन पुलिस यहाँ पे कहती है कि मौत की वजह कुल्हाड़ी नहीं बल्कि जहर है। तो सलीम बताता है जिस रात इन लोगों ने खाना खाने के बाद चाय पिलाई थी शबनम ने, उस चाय में ऑलरेडी जहर था। शबनम को उस जहर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए मुझे बुलाया और कुल्हाड़ी से काटने के लिए बोल दिया। इधर सलीम से पूछताछ चल रही होती है, उधर शबनम की तबीयत बिगड़ जाती है। जब चेकअप होता है, जब पता चलता है ट्रीटमेंट के बाद, तो उसे पता चलता है कि ये 2 महीने की प्रेग्नेंट है। इस वक्त पुलिस को टाइम मिल गया था शबनम से बात करने के लिए। शबनम से बात करने के लिए पुलिस जब आती है, इस बार शबनम से एक विक्टिम के तौर पे नहीं बल्कि एक मुजरिम के तौर पर बात की जाती है। उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो शबनम एकदम बन के बोलती है मैंने ऐसा कहाँ किया, कुछ किया, क्योंकि उसे अब तक ये नहीं पता होता कि सलीम ने आखिरकार गुनाह कबूल कर लिया है और उसने पूरी कहानी बता दी है। लेकिन जिस वक्त सलीम को सामने लाया जाता है उस वक्त वो टूट जाती है और वो बताती है फिर कहानी आगे की, क्योंकि पूरी कहानी ऑलरेडी सलीम ने बता दी थी। उसके बाद जब इससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया था, तो शबनम बताती है कि वो एक सलीम नाम के लड़के से प्यार करती थी। सलीम जो कि एक 5वीं पास लड़का था और उनके घर में ज़्यादातर ग्रेजुएट थे और पढ़े लिखे थे और जॉब करते थे। सलीम एक ऐसा नॉर्मल सा काम किया करता था जो कि बस अपना दिन गुजार रहा था और ये एक तरह से टीचर थी। इसी पे दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों की बात जब उनके घर वालों को पता चलती है तो वो बिल्कुल इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होते और इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे होते उसके भाई, उसके बाप। तो शबनम सलीम को छोड़ना नहीं चाहती होती। इसी बीच में शौकत कहते हैं कि आप घर छोड़ के चले जाओ या फिर आप घर में रहोगे तो उससे बात नहीं करोगे। तो फिर वही होता है जो होना था। जब घर निकलने की बात आई तो उसने सोचा कि अगर घर से अगर चले गए तो प्रॉपर्टी हाथ नहीं आएगी, इसलिए उसने प्लान बनाया कि क्यों न पूरे परिवार को ख़त्म कर देते हैं और उसने पूरे परिवार को एक रात सलीम के साथ मिलकर ख़त्म कर दिया। इस तरह उस कहानी में काम हुआ। अब इस केस के न्याय की बात थी। इस केस में सबसे पहले शबनम को अमरोहा कोर्ट ले जाया गया, जहाँ पे अमरोहा कोर्ट में 7 लोगों के मर्डर के इल्ज़ाम में शबनम और सलीम को फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन इस कोर्ट से सेटिस्फाई ना होकर शबनम और सलीम इलाहाबाद कोर्ट पहुंचते हैं। वहाँ भी यही सेम सीन होता है कि फांसी की सज़ा बरकरार रखी जाती है। फिर ये लोग इस कोर्ट से भी नहीं सेटिस्फाई होते हैं, ये लोग पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी यही इसी सज़ा को बरकरार रखता है। फिर इनके पास एक नया ऑप्शन आता है जो कि राष्ट्रपति दया याचिका होती है। राष्ट्रपति दया याचिका जब लगाई जाती है तो भी ये रिजेक्ट हो जाती है। सेकेंड टाइम फिर लगाई जाती है, फिर भी रिजेक्ट हो जाती है। एंड फिर जो यूपी की गवर्नर थी आनंदीबेन पटेल, उनके पास एक लेटर लिखा जाता है इनके वकील द्वारा। शाह नकवी इनके वकील थे, उन्होंने आनंदीबेन पटेल को एक लेटर लिखा जिसमें ये लिखा था कि आज तक भारत के इतिहास में कभी भी किसी महिला को फांसी नहीं दी गई, अगर आज दी गई तो भारत की बड़ी बदनामी होगी, इसलिए इस सज़ा को बदल के उम्र कैद कर दी जाए। और ये जो रिक्वेस्ट थी वो मान ली गई। आज भी सलीम नैनी जेल बंद है और शबनम
रामपुर जेल में बंद है। शबनम का बेटा जो कि आज करीब 11 साल का हो चुका है और वो एक सैफ़ी नाम के पत्रकार के पास है, जो कि कभी अब शबनम का एक अच्छा दोस्त था। शबनम उस वक्त उसे मदद करती थी, उसके फीस भरती थी और आज वो उसके बेटे को संभाल रहा है। उस बेटे का नाम है ताज और वो कभी नहीं चाहते कि वो वापस अमरोहा जाए या अपनी माँ के किसी मर्डर मिस्ट्री को जाने, जबकि उसके बेटे ने राष्ट्रपति दयाज का ही लगाई थी। एंड लास्ट में मैं ये कहूँगा कि लोग प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि कुछ भी कर देते हैं। ये कहानी सेम पूनिया वाले मर्डर केस जैसी है, क्योंकि उस वक्त भी उसे ही मोहब्बत और जायदाद की लालच में ऐसा किया गया था और इस केस में भी सेम यही था। तो इसलिए ज़्यादातर सिमिलरिटीज़ तुम्हें मिल जाएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो में कोई कमी हो तो बता देना कमेंट्स में। और आने वाले टाइम पे ऐसी वीडियो आती रहेंगी, मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री, क्राइम से रिलेटेड वीडियो आएंगी। और आपको अगर ऐसी वीडियो ज़्यादा पसंद है तो हमें लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। माई क्वालिटी इज़ डाउन बट आई विल इम्प्रूव दैट। सो थैंक यू देखने के लिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, तब तक